and welcome to our podcast Studio Talks. स्टूडियो टॉक्स में आज हम चर्चा करेंगे चुनावों की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और विशेषकर कठुआ जिला के विधानसभा की 6 सीटें। और जो अब गेस्ट आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं और उनका जो साथ रहा है पिछले कई वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी से रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट के हमारी यूटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो मैं स्वागत करता हूं प्रेमनाथ डोगरा जी का हमारे आज के स्टूडियो टॉक्स के इस एपिसोड में। जी धन्यवाद संदीप जी, बहुत धन्यवाद जी। प्रेम जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि चुनावी सीजन चल रहा है हमारा ये। जी। जम्मू कश्मीर यूटी भी बन गई, डिलिमिटेशन भी हो गई। जी। कठुआ में पहले 5 सीटें थी, अब 6 हो गई हैं। जी। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा को, विशेषकर भाजपा को कुछ पॉलिटिकल फायदा होने वाला है इससे? देखिए, बात यह है कि मैं राजनीति को नफे और नुकसान के चीज से एंगल से नहीं देखता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक अन्याय हो रहा था हमारे लोगों के साथ, क्योंकि जम्मू की 37 सीटें थी और वहाँ की 46 थी। तो हमारा एरिया ज़्यादा था, हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी, उसके बावजूद एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी। उसको दूर किया गया, ये नहीं कि किसी को खुश करने के लिए किया गया, हमने एक न्याय करने की कोशिश की है और उसी प्रक्रिया में जो सीटें जितनी हकदार हमारे लोग थे उनको वो दी गई हैं, यही इतना है। अच्छा, मेरा प्रेम जी सीधा सीधा अब आपसे ये सवाल है कि आप क्यों कहेंगे ऐसे कि लोग जितने भी हैं, हमारे वोटर्स हैं जो भी कठुआ में, वो भाजपा को ही वोट क्यों दें? क्या ऐसा विशेष है कि हम भाजपा को वोट डालें? देखिए, बात होती है, एक तो चीज होती है कि आप बातें करते हैं जी, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। दूसरी ये चीज होती है, एक पार्टी होती है जिसके लिए दिखाने के लिए बहुत कुछ है। भाजपा ने जो भी काम किए हैं, चाहे वो विकास के हों, चाहे वो राष्ट्रवाद के हों, चाहे वो लोगों की सुरक्षा की बात हो, चाहे जीवन की बात हो, हर चीज में, कल्चर की बात कह लीजिए, डोगरा कल्चर की बात कह लीजिए, हर चीज जिनके साथ आदमी अपने आप को जोड़ता है, वो सारे मुद्दों पर हम मजबूत हुए हैं। आप विकास की बात करूं तो आप लखनपुर से शुरू हो जाइए। आप पहले लखनपुर क्या था 7-8 साल पहले, टिकना या हमारा कीड़िया कडाल का क्षेत्र लगा लीजिए, वहाँ ब्रिज ना होने की वजह से क्या था, वो एक अलग तरह का क्षेत्र था, पंजाब ही हम मानते थे, कटा हुआ था। और पुलों का एक जाल है कि कीड़िया कडाल की बात नहीं है, बाकी जो पुल है बॉर्डर क्षेत्र में, आगे आप हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लगा लीजिए, सब जगह रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। आज सुपर एक्सप्रेस वे बन रहा है। आदमी जब हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि भाई यूएस बहुत अच्छा है या यूरोप बहुत अच्छा है, तो ये नहीं, इंसान वहाँ भी इंसान ही बसते हैं, लेकिन वहाँ क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसलिए हम वहाँ जाके प्रेफर करते हैं। तो वही चीजें आज जो कहीं बाहर देखते थे, आज वो यहाँ बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है अच्छा हुआ है। तो हम हकदार हैं इस चीज के कि वो हमें चुने ताकि हम और अच्छा कर सकें। अब प्रेम जी, कुछ बातें जहां आपने विकास की गिनाई हैं, वहां पे कुछ फ्रंट्स पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी जिसपे भाजपा सही प्रकार से उतर नहीं पाई। जैसे रिक्रूटमेंट ही ले लीजिए, आपको पता है बेरोजगारी का जो हमारा जम्मू कश्मीर का ये नेशनल डाटा है, ऑलमोस्ट हम लोग 2nd नंबर में है। नेशनल जो हमारी एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट की, उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं बेरोजगार जम्मू कश्मीर में। आपको पता भी है 10 सालों से कोई विशेष कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव चली नहीं, और जो चली थी उस पर बाधाएं बहुत उत्पन्न हुई हैं क्योंकि सारा सेटअप ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे। तो एक बेरोजगारों को लगता है कि इन पिछले 10 सालों में ना उनके साथ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसमें भाजपा आपको लगता नहीं कि विफल रही है? नहीं, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफर करूंगा आपके साथ। हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप जो एम्प्लॉयमेंट की रेशो है, चलो उसको निकालिए। चाहे केएस की 3-4 लिस्टें निकली हैं अभी, ठीक है ना, उसमें देखिए कि जम्मू को कितना हक मिला, ठीक है ना। नायब तहसीलदार की लिस्टें निकली, सब इंस्पेक्टर की 2 लिस्टें निकली, एक रिसेंटली निकली, एक 3-4 साल पहले निकली थी, ठीक है ना, वो निकली है। फिर बैंक में निकले हैं बच्चों के, ठीक है ना, वो कितने मिली हैं। मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं विशेषकर जम्मू की बात करूँगा, ठीक है ना। हाँ, मैं जब हम लोग पढ़ के आए हैं 93 में, तो हम लोग लगभग 30-32 लोग थे जो पढ़ के आए।
इंजीनियरिंग क्षेत्र से, तो जब वह कोई भी उनमें से कोई नौकर नहीं हुआ, सरकारी नौकरी, वैसे तो काम कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट उस समय भी थी और ये रहेगी, कोई सरकार इसको दूर नहीं कर सकती। वो अमेरिका में भी है, वहां भी आज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा पीक पर है, चाहे वो यूरोप है। तो मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं कहता कि सब कुछ हो गया है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ये भी कहूंगा कि जितना हुआ है वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। जो पहले के मुकाबले आप मेडिकल की सीटें लगा लीजिए, इंजीनियरिंग की सीटें लगा लीजिए, ठीक है ना, जहां भी जाइए आज जम्मू को 50% से ज्यादा शेयर मिल रहा है। आप पुरानी लिस्टें निकाल के देख लीजिए, आपको 10-15%, 20% से ज्यादा ना केएस अफसर मिलेंगे, ना सब इंस्पेक्टर मिलेंगे, ना कहीं नायब तहसीलदार मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा आपको। चाहे वो रिसेंटली अभी जज यहाँ अप्लाई हुए हैं, आपको पता शायद 69 थे, और मुझे लगता है 36 जो है वो इसी क्षेत्र से हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहले ये डिस्क्रिमिनेशन होती थी, आज कहीं ना कहीं हम न्याय करने के प्रयास कर रहे हैं। एक और बिल्कुल कॉमन मैन से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है हमारा, इसी दौरान जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रहा, सैंड माफिया, ये प्रेम जी लोगों की बहुत बड़ी समस्या रही है। जी जी। कि पहले तो माइनिंग में जैसे आपको पता भी है, इनके रेट्स भी बड़े मिनिमल से थे, ठीक है, आम आदमी आसानी से, अभी भी लोग पैसे खर्च के लेने को तैयार हैं पर मिलता ही नहीं है। सैंड माफिया इतना मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों से कि लोगों ने ना, उनके मतलब हर चीज का, कंस्ट्रक्शन का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस पे भी भाजपा का आपको लगता नहीं है कि कहीं इस पे कंट्रोल करना चाहिए था, पर हुआ नहीं? देखिए, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं जब पब्लिक हित की बात आती है तो मैं हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बात करता हूं। मैंने बहुत बार बोला है, जो अधिकारी यहाँ रहे उनके खिलाफ, चाहे वो पुलिस के रहे, चाहे वो माइनिंग के रहे, चाहे वो सिविल के रहे, मैं सबके खिलाफ बोला हूं। और ये नहीं बोला हूं, यहाँ ऊपर डॉक्टर साहब ने बड़ा ओपनली बोला, माइनिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा बोला। हम लोग पाक साफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पाक साफ हैं। मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं काली बेड़े हैं इसमें, और वो इस सिस्टम का मिसयूज कर रही हैं। अधिकारी ना भाजपा ने भर्ती कर रखे हैं, ये हमसे पहले भर्ती हुए हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो जेबें भरने वाला काम है वो हुआ है, और वो पहले भी होता था। लेकिन एक चीज पर जरूर डिफर करूंगा आपसे, वो ये है कि कहीं हमको पहले जो आप माइनिंग से जो हमें पैसा मिलता था स्टेट को रेवेन्यू, उसका कंपैरिजन करके देख लें, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा मिल रहा है। वो रॉयल्टी जो 2-3 करोड़ में, 4 करोड़ में जाती थी, आज वो 200-250 करोड़ में जा रही है। तो पैसा तो हमें ही मिल रहा है, लेकिन उसका ये भी कहता हूं कि जब कोई सिस्टम आता है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं आपकी बात को, मैं पूरी तरह से किसी चीज को नकारूंगा नहीं, ठीक ना। रास्ते बने हुए हैं कच्चे, आज भी दरिया, चाहे वो रावी हो, चाहे वो हमारा जो उज्ज्वला है, वहां से बने हुए हैं, ठीक है ना। ट्रक कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। आप वो कह सकते हैं कि भाजपा सत्ता में है, भाजपा सत्ता में नहीं, अब एलजी का राज है, ठीक ना। ये आप मुझे एलिगेशन लगा सकते हैं, मैं खुद ही ले रहा हूं एलिगेशन वो, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। या तो कोई भाजपा का आदमी वहां रखवाली करने को रख दें तो हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो सरकारी आदमी कर सकता है, वो तंत्र ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हुआ है, जो कहीं ना कहीं लोग ऐसे आए हैं। और ठीक है, डॉक्टर साहब ने बहुत बार बोला है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा लगाम लगा भी है, ऐसा भी नहीं है। बहुत बार रास्ते बंद किए गए हैं, ये है, लेकिन अभी भी जितना किया जाना चाहिए अभी भी उतना नहीं हुआ। जी जी। अच्छा, एक प्रेम जी, एक और लोगों की ना बड़ी एक और समस्या आई जी जी। इससे पहले, जो पहले बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं थी, हम स्टेट वालों को इसका पता भी नहीं था, आपने भी सुना होगा, CLU, जमीनें हमारी, जी जी, अधिकार हमारे, जी जी। फिर CLU लाने का, अगर गवर्नमेंट ने फीस लेनी है तो आम लोगों का ये कहना है कि ऐसे ही ले लो। ये CLU की हरासमेंट पटवारी से शुरू होती है और ऊपर तक चलती रहती है लोगों की। देखिए, बात होती है कि कोई भी सिस्टम वो होता है, वो पारंगत नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बड़ी ज्यादा खराबी है, ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या था कि कमर्शियल की जगह हम एग्रीकल्चर लैंड को यूज कर रहे थे, एग्रीकल्चर वाली को कहीं ऐसे बिना कागजों के ही यूज कर रहे थे। एक सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। जब आदमी जैसे जैसे सभ्य होता है तो उसको रूल बनाने पड़ते हैं, उनको मानना भी पड़ता है, ऐसे ही चलता है ये सिस्टम। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने थोड़ा सा इसका मिसयूज जरूर किया है, और उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा सिस्टम के खिलाफ हूं, रेवेन्यू इसमें भी आया है, ये भी आप मानेंगे, रेवेन्यू इसमें भी बहुत ज्यादा है। पहले एक ढीला नहीं आता था,
हैं, लोग प्रॉपर्टी डीलर ही अमीर होते थे, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर कोई जमीन बेच रहा है, ठीक है, खरीदने वाला भी है, अगर बेच रहा है तो जमीन की कीमत भी बड़ी है, हम कह सकते हैं ये तो कीमत बड़ी है, तो उसका लाभ भी लोकल लोगों को ही मिला है, ठीक है ना। कम से कम पहले तो ये होता था कि जो स्टेट लैंड है वो तो मैं कहूंगा आटे दाल के भाव भी नहीं बोलूंगा, मुफ्त में ये हड़प ली जाती थी, या रेवेन्यू कह लीजिए, कुछ अधिकारी कह लीजिए, या माफिया कह लीजिए, वो हड़प लेते थे। आज की डेट में जमीनें खाली हो रही हैं संदीप जी, और आज इंडस्ट्री को दी जा रही हैं बहुत ज्यादा। मैं कहा ना आपको कि बहुत ज्यादा किया जा चुका है और बहुत जगह करने की जरूरत है, तो हम कर भी रहे हैं। अब एक और प्रश्न है इसी से, खासकर कठुआ में आपने देखा ही होगा प्रेम जी की इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफी, अब कठुआ में पहले था ना हमारे और आपके समय में कि जी गोविंदसर में है इंडस्ट्री, है ना, एक ये घाटी में बनी, थोड़ा सा लगेट भी इतना डेवलप नहीं हुआ, पर अब कठुआ पूरे चारों तरफ से सराउंडेड है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तो फायदे भी होने चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और साथ में पॉल्यूशन का भी नहीं इफेक्ट होना चाहिए। तो आपको लगता है कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो इन सब बातों पे जोर दिया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और कम से कम वातावरण भी सुरक्षित रहे? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो हमेशा लाभ होता है। हम लोग, मैं एक सिंपल सी बड़ी एग्जांपल दूंगा आपको कि हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई भी अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करता, तो वो इसलिए जाता है कि वहां काम है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है या कुछ भी है। हम दो चीजें एक साथ नहीं चला सकते कि इंडस्ट्री भी आएगी और थोड़ा बहुत पोल्यूशन नहीं होगा, वो निश्चित तौर पर होगा। जब भी कोई इंडस्ट्री आएगी हम कहेंगे लोग क्यों इतने ज्यादा आ गए, तो लोग भी आएंगे नेचुरली। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो वो भी तो कह सकते हैं कि भाई ये लोग बाहर से क्यों आए, ठीक है ना। तो ये समाज जो है वो ऐसे ही चलता है। लेकिन ये कहूंगा कि जो आपने लोकल की बात की, उसमें मैं बड़ी बार बोलता हूँ इस चीज को, मैंने उठाया भी है मुद्दा। और कहीं ना कहीं जो नई इंडस्ट्री आ रही है, हाँ, इसमें एक टेक्निकल पोस्टें होती हैं, एक होती है लेबर वाली, या जिसे कह लीजिए अनटेक्निकल, नॉन टेक्निकल जिसे कह लें हैं, वो होती हैं। नॉन टेक्निकल में हमारे लोग बहुत से आ जाते हैं, ठीक है ना, वो बैठे हैं। लेकिन जो टेक्निकल पोस्टें होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा जो होते हैं एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, उसमें शायद कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। कई बार मैं गया हूं, आपने मुझे कई बार लोगों ने बोला कि हमें इस चीज की जरूरत है, आप आदमी दे दीजिए, तो उस समय वो आदमी हमारे पास नहीं था। जो उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो नहीं होती है। हम कई बार देखते हैं आज मशीनरी ऐसी आ गया, आप नेशनल हाईवे का काम देख लिया, हम ऐसी मशीन देखते हैं कि जो हमने कभी देखी नहीं होती, तो जो जो चला रहा है वो कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग ली है, तो हम अपने आदमी को वहां बिठा देंगे तो वो नहीं बनेगी बात। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो इसका जो हमने एक रेशो रखा था कि 70-30 या 80-20 जो भी रखा था, उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री हमारे लोगों के लिए लगाई जा रही है कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी दूर होनी चाहिए, हम किसी के लिए थोड़ी लगाएंगे। हम अगर पोल्यूशन थोड़ा बर्दाश्त भी करेंगे तो इसलिए करेंगे कि अपने लोगों को जॉब मिले। और मैं ये भी कहूंगा कि मैं अभी पिछले दिनों जराई में गया था, तो अभी 4-5 दिन पहले की मीटिंग की बात है, तो मैंने वैसे पूछा कि क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आई है, जराई बागचाली वगैरह के क्षेत्र में वो आई है, तो मैं कहूँ कि हालांकि वो लोअर लेवल की बातें थी, तो मुझे कम से कम 10 तो ऑटो वाले मिले कि भाई हम लोग 1000-1200 रुपए का रोजगार कमा रहे हैं। फिर कुछ रेडी वाले मिले, ठीक है ना, जो वहां काम कर रहे थे, वहां कर रहे थे, तो वो बड़े खुश थे। अब ये नहीं कहूंगा, हाँ, एक चीज कहूंगा, मैं अपने लोगों को इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा जो काम, चाहे वो थोड़ा सा लोअर नहीं कहूंगा उसको, काम तो काम ही होता है, लेकिन ये है कि हम उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम देते हैं। अगर बाहर का आदमी किराए पर रेडी लेकर, है ना, सब कुछ लेकर काम चला रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा उसमें प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कोसने वाली बात है, बात बढ़ेगी नहीं। जी, एक प्रेम जी, मैं आपसे एक प्रिविलेज लूंगा और आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल होगा मेरा। बोलिए बोलिए बोलिए। कि आपने हीरानगर में काफी मेहनत की, जी जी, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे जी जी कि शायद इस बार वहां से प्रत्याशी आप होंगे। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया कि थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, कोई बात नहीं। तो प्रेम जी, मतलब कैसा रहा आपको ये एक्सपीरियंस, कैसा था? इतने सालों से आप भाजपा से जुड़े रहे और बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर टिकट का ना मिलना। देखिए, बात होती है, सब कुछ भगवान और भाग्य के हाथ में होता है, और इंसान को ये चाहिए कि अगर वो सुखी रहना चाहता है तो जिस भी हालत में भगवान उसको रखे तो उसको उसमें खुश रहना चाहिए। जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं और जीवन स्तर जो उनका अच्छा नहीं है, फिर आपको लगता है कि मैं उनसे बहुत बेहतर हूं। तो भाजपा में ये एक नारा है हमारा कि पहले देश, उसके बाद पार्टी, और लास्ट में हम अपने आप को रखते हैं। किसी का मैं कह नहीं सकता,
लेकिन मैं जो जीवन जीता हूं, मैं उसके हिसाब से ही जीता हूं। तो प्रयास किया, बहुत से लोग हो सकता है जिनको दी गई वो मेरे से ज़्यादा काबिल होंगे, मेरे से ज़्यादा उन लोगों ने मेहनत की होगी। पार्टी है, सर्वोपरि है। हम अपने आप को केवल बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये है। मेहनत की मैंने, इसमें कोई दो राय नहीं। 5-7 साल से 10 साल से मैं वहीं लगा था, ठीक है ना। मेरा गांव भी पुराना, अब तो वो घगवाल में चला गया, तो मेरा वहीं गांव है, ठीक है ना। आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन ये है कि एक प्रयास होता है। बाकी पार्टी सर्वोपरि है, जो भी वो फैसला करेगी। मुझे किसी ने प्रश्न किया था एक दिन कि आप जब टिकट के बाद कि भाई आप कहाँ काम करना पसंद करेंगे, तो मैंने कहा पार्टी के लोगों ने, मैंने कहा जहां भी आप लगाओगे तो मैं काम करूंगा। आप बोलोगे कि भाजपा के दफ्तर में रोज पोछा लगाना है तो मैं लगाऊंगा। मेरे लिए ये नहीं है। बहुत से, ये पार्टी ऐसे नहीं बनी। ये पार्टी जो है ये देशभक्त पार्टी है, देश को प्रेम करने वाली पार्टी है। कमियां हर जगह है, हमारे घर में भी होती हैं, लेकिन एक चीज है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हम चाहते तो 370 का मामला ना उठाते, हम चाहते तो राम मंदिर का मुद्दा ना उठाते, हम चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना उठाएं, हम चाहें तो कहीं ना कहीं जो अफजल गुरु और जो उग्रवाद सपोर्टिंग लोग हैं उनको सपोर्ट करते, ठीक है ना, तो हम भी सत्ता में बहुत जल्दी आ जाते, ठीक है ना। लेकिन हमने वो चीजें नहीं की। हमने बोला कि हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, हमने उनका विरोध किया। हमने बोला रोहिंग्या को बाहर निकालेंगे, हम उनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। जो पाकिस्तानियों के ऊपर जो रूल, जो कहीं जो जैसे कह लीजिए आप कस्टोडियन लॉ, और पता नहीं बिल नंबर 11, बिल नंबर 9 थे, वो जो उग्रवादियों के लिए पॉलिसियां बनती थी, हम उनका विरोध करते हैं। अगर ना करें तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन यह है कि उससे देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी वो पार्टी है जो 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के खिलाफ आई थी। आज बड़े लोग संविधान की बातें करते हैं, संविधान खतरे में आ गया। मैं कहता हूं डिबेट ओपन चैलेंज करूंगा किसी को भी, ठीक है ना। आज की डेट में ही बाबा साहब का संविधान यहां लागू हुआ है 2019 से बाद। पहले यहां लागू नहीं था, यहां आरपीसी थी, ठीक है ना। और यहां 119 धाराएं यहां लगती ही नहीं थी। जो धारा इनको फायदा देती, जैसे 6 साल की असेंबली होती थी, लगा ली, फायदा था ना, ठीक है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजियस जो प्लेसेस वो होता था, ठीक है ना। मिस यूज ऑफ जो करप्शन था, केसेस होते थे ना, वो उनके ऊपर कोई कानून ही नहीं था, ठीक है ना। अपनी मर्जी से जो कानून बनाए जा रहे थे, ऐसा नहीं था। आज कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी आदमी है उसका जीता जागता प्रमाण है कि लगभग 2.5-3 करोड़ के करीब पर्यटन यहाँ पे आया है, पर्यटक यहाँ पे आया है। आज 12 बजे लोग रात को लाल चौक में घूम रहे हैं। रोज यहाँ बम ब्लास्ट होते थे, कोई शहर भारतवर्ष का नहीं है जहाँ बम ब्लास्ट नहीं होता था। आज वो कहीं चिंता हमको उस चीज की नहीं है। और जो हमें जीवन सुरक्षित हुआ है, इससे बढ़िया क्या चीज होती है। इसलिए प्रेमनाथ डोगरा एमएलए बने या ना बने, ये कोई चिंता नहीं। आप मेरे चेहरे पर कभी जो शंका या कभी जो कहते हैं ना उदासी के क्षण नहीं देखेंगे। देश पहले है, पार्टी यहां बनना, भारतीय जनता पार्टी का बनना हम सबके लिए, कोई भी आदमी है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा प्रेम जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। कठुआ में अब 6 सीटें हैं, 6 में से आप कितनी को मानते हैं कि कितनी भाजपा ले जाएगी? नहीं, कितनी वाला प्रश्न ही नहीं है ये संदीप जी, हमारा रिकॉर्ड बोलता है, ठीक है ना। हमने तो जो पीछे रिकॉर्ड आपने बोला कि वो डीडीसी का था, तो लोग कहते थे कि इनको 3-4 मिलेंगी, हमको 13 मिली, ठीक है ना। एक आदमी थोड़ी सी रह गई वो कसर, ठीक है ना, उसमें तो ऐसे था कि जब कसर कहीं महंगी तो नहीं पड़ेगी अब आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये अभी एमपी का चुनाव 4 महीने हुआ पहले, मुझे लगता नहीं यहाँ तो लोग धूम धड़ाका, पता नहीं क्या था वो, ठीक है ना। तो वो कह रहे थे कि वो शर्तें वर्तें लगाते लोग, हम लाखों से जीते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये होता है कि एक परसेप्शन बना दिया जाता है लोगों के द्वारा, पता नहीं क्या। भाजपा 6 की 6 सीटें जीतेगी और हम 50 सीटें जीतेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। और निश्चित तौर पर मैं आपको कहूंगा कि सरकार बनाएंगे, और थोड़े दिनों की बात है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सीएम डिप्टी सीएम भाजपा का? नहीं, सीएम डिप्टी सीएम दोनों हमारे होंगे। जब सरकार हमारी है तो फिर उसके बाद ये तो आप भूल जाइए, वो चला गया समय। हम किसी कश्मीरी को या बोले, हम एंटी कश्मीर नहीं है, ठीक है ना। आज भी कश्मीर में ऐसे लोग हैं, हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रखर राष्ट्रवादी हम लोगों ने तैयार की है वहां पे, रिस्क की लाइफ जीते हैं वो लोग, लेकिन वो फिर भी भारत का झंडा उठाने को तैयार है, भारत माता की जय बोलने को तैयार है। ये कहीं आज से 5-7 साल 10 साल पहले संभव थोड़ी था। हमने वातावरण को आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया है। मैं तो बड़ी बार लोगों को बोलता हूं कि भाई भाजपा को अगर पढ़ना है या मोदी जी को अगर पढ़ना है तो आप पाकिस्तान का टीवी जरूर देखिए।
क्योंकि मैं हो सकता है पार्टी का आदमी हूं, मैं गलत भी बोल सकता हूं, मुझे हर चीज अपनी अच्छी भी लग सकती है। आज पाकिस्तान कह रहा है कि हमें नरेंद्र मोदी दे दीजिए, ठीक है ना। आज पीओजे के जो हमारा जो था वो कहीं ना कहीं वहां के लोग 2.5-3 लाख संख्या में निकलते हैं कि भाई हमें भारतवर्ष से मिलाइए, ठीक ना। और यहाँ कुछ लोगों को अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है कि उनको पाकिस्तान परस्त बने हुए हैं, तो अब उनकी दाल तो गलने वाली नहीं है, ना कोई गलने देगा। हम उस चीज पर समझौता तो कभी करेंगे नहीं। प्रेम जी, बस आपने समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, स्टूडियो टॉक्स के लिए, और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो किन किन मुद्दों पे काम कर रही है और कैसे करेगी आगे, वो विकास की आपने छोटी छोटी कड़ियां हमारी ऑडियंस के सामने रखी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप भी कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स की, तो आपने उसमें से समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।